प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? घर पर रहिए, बाहर मत जाइए। अगर जाना पड़े तो मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों में सैनिटाइज करिए, समझे? ज़्यादा समय पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप 10वीं कक्षा के हैं ना? हाँ, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ने में लिखने में अपने मन को लगा दीजिए। इधर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं ना? उस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? हाँ, बच्चे हैं ना, देख लीजिए। बच्चे हैं, एक छाता है, पेड़ है, हाँ, पेड़ों पर फूल हैं, बादल हैं, ये तो सफ़ेद बादल हैं। और देखिए एक दीवार है, दीवार, पानी बरसता है, ये देखिए पानी बरसता है ना? पानी बरसता है। पानी कब बरसता है? वर्षा के समय पानी बरसता है ना? काले बादलों से हमें पानी मिलता है। आप कभी बरसते समय पानी को देखा है? उसकी पानी की जो आवाज़ है वो कैसी होती है? पेड़ों पर पानी बरसते समय कैसी आवाज़ आती है? आपने कभी ध्यान दिया? हाँ, ध्यान दिए होंगे। हम अपने आसपास के जो प्रकृति है उसको हम देखते रहते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, अनुशीलन व परिशीलन करते रहते हैं। ऐसा करने से ही हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है ना? हर एक को हम ध्यान से देखना आवश्यक है। कभी भी ध्यान से देखा है, इसीलिए उसने कविता लिखी है। बादलों से हमें पानी मिलता है। ये वर्षा के समय पानी हमें में ज़्यादा मिलता है। अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूँगा, जवाब दीजिए। ऋतुएं कितनी हैं? ऋतुएं 6 हैं। वे क्या क्या हैं? वसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, हेमंत, शिशिर। इस तरह 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं में वर्षा ऋतु में हमें पानी मिलता है ना? पाठ का नाम है बरसते बादल। इस पाठ के लेखक कौन हैं? पाठ का विषय क्या है? इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। बरसते बादल कविता पाठ है। इस कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। देखिए, इधर चित्र देखिए, पंत जी का चित्र है, सुमित्रानंदन पंत जी। इनके नाम पर एक डाक स्टाम्प भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। डाक स्टाम्प है। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनकी रचनाएं क्या हैं, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, यह भी हम जानना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा में भी आपको इस तरह कवि परिचय पूछा जाएगा। परीक्षा में आप कवि परिचय 2 कवि परिचय, शायद लेखक व कवि परिचय 2 प्रश्नों का आप जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कवि परिचय पर भी आप ध्यान देना है। और सारांश
लिखते समय भी आपको कवि परिचय लिखना जरूरी है। ऐसा लिखने से ही आपको अच्छे अंक मिलते हैं। इधर देखिए कवि परिचय के बारे में ध्यान देंगे तो कवि का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। कवि उत्तर प्रदेश के हैं, माने हमारे देश में 28 राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश भी एक है। इस उत्तर प्रदेश राज्य में अल्मोड़ा प्रदेश के कूर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा के कूर्मांचल प्रदेश के कौसानी, यह एक गांव है, कौसानी गांव। इसी गांव में 20 मई 1900 को कवि का जन्म हुआ, पंत का जन्म हुआ 20 मई 1900। आप ध्यान दीजिए 1900 आसानी से हम पहचान लेते हैं, और मृत्यु भी हम 1977 1977, 2 शून्य हैं और 2 7 हैं, 19 के साथ आसानी से हम पहचान लेते हैं। 1977 0077 अंत में చివర్లో आसानी से हम पहचान लेते हैं ना। और पंत जी का जन्म जब हुआ उसी समय उसकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। सौतेली माँ ने पंत जी की देखभाल ठीक तरह से नहीं की, तो उन्होंने क्या किया, घर छोड़कर वो कूर्मांचल प्रदेश में, माने वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा थे, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ जाकर वे उन प्रकृति की गोद में खेलता था। वहाँ उनको माने आनंद मिलता था, इसलिए रोज़ वह कूर्मांचल प्रदेश में जाकर वहाँ के पहाड़ी प्रदेश में जाकर रहने लगा था। घर पर सौतेली माँ उसको डांटती थी, पीटती थी, वो घर में उसको सहना पड़ा था। कवि जब प्रकृति के साथ लगा रहता है तो उसके मन में प्रकृति के सारी जो चेष्टाएं हैं वो ध्यान से देखने लगे थे। अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन करना शुरू किया है, इसलिए उसको हम प्रकृति के बेजोड़ कवि कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें? అతను పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది, వాళ్ళ సవతి తల్లి అతను సరిగ్గా చూడకపోవడం వల్ల అతను ఇంటిని కాకుండా వాళ్ళకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి అడవి ప్రాంతం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చెట్ల మధ్యలో కూర్చొని ఆ ప్రకృతిని పరిశీలిస్తూ అక్కడే నిద్రపోయాడు। ప్రకృతికి గోద్ మే సోతా థా, ప్రకృతిని చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేశాడు। అందుకే అతని రచనలో ప్రకృతి వర్ణన ఎక్కువ కనిపిస్తుంది। ప్రకృతి వర్ణన లేకుండా అతని రచనలు మనం చూడలేము। అందుకే ఆయనకు ఒక బిరుదు ఇచ్చారు, एक उपाधि, प्रकृति के बेजोड़ कवि। बेजोड़ उपसर्ग बे, जोड़, जोड़ माने लिंक, बेजोड़ माने ఆయన రచనలో ప్రకృతి లేకుండా రచన లేదు। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। समझ में? बाद में उनका विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए, वो अलग बात है। और उसकी रचनाओं पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बाल्यकाल से ही रचनाएं करना शुरू की हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, उत्तरा, स्वर्णकिरण, स्वर्णदूली, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कवि को छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। छाया का मतलब है, तेलुगु में हम बोलते हैं नेड़ा। छाया को हम पकड़ नहीं सकते, నేను పట్టుకుంటామా, संभव नहीं है। इसी तरह छायावादी काव्यधारा माने समय वो 20-25 साल का जो समय है, उस समय की रचनाएं हैं ज़्यादा గూఢ విచార के हैं, माने रहस्यात्मकమైనటువంటి ఆలోచన, చాలా లోతైనటువంటి ఆలోచన, गहराई विचार गहराई से होने के कारण इसका नाम छायावाद पड़ गया है। ये छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ हैं। छायावादी అనేటువంటి ఒక యుగానికి హిందీలో
నలుగురు ముఖ్యమైన పిల్లర్స్ అయితే అందులో ఈయన ఒకడు, సుమిత్రానంద పంత్జీ. प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा, यह 4 प्रमुख स्तंभ हैं छायावादी काव्यधारा के। उनमें एक स्तंभ पंत जी भी है। छायावादी के काव्यधारा के प्रमुख स्तंभ प्रकृति चित्रण के बेजोड़ कवि। ये दोनों बात ध्यान में रखिए, विशेषता में हम लिखेंगे। छायावाद के बाद उनको प्रयोगवाद कवि रचनाएं भी हम लेखक में देख सकते हैं। युगवाणी, युगवांत ग्राम्य जो हैं ये प्रगतिवादी रचनाएं हैं। प्रगतिवादी, छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है इनमें। प्रगतिवाद की भी रचनाएं हैं। गांधी जी के अनुयायी थे वे, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले थे। इनको माने चिदंबरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए, पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण 1961 में उनको मिला है। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वही भी 1968 में। और साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन काव्य पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये प्रमुख पुरस्कार हैं, उनको नवाजा गया है। और उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुई है 28 दिसंबर 1977 को। 28 दिसंबर 1977 ఇలహాబాద్ में हुई। అలహాబాద్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో 77 1977 28 డిసెంబర్ 1977 ఆయన మరణించారు। और आगे हम चलेंगे, कविता की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल। बादल कैसे हैं? बरसते। या बादल जो है संज्ञा, शब्द को देखेंगे। इस बादल का अर्थ भी हम जानना चाहिए, पर्यायवाची शब्द को भी हम जानना चाहिए। बादल माने मेघ, आकाश में रहते हैं, है ना। बादल 2 तरह के होते हैं, काले और सफ़ेद। जो काले बादल होते हैं वो पानी बरसते हैं। और बरसते जो है वहाँ विशेषण के रूप में हम देख सकते हैं। बादल कैसे बरसते, जो बरसने वाला, ఎటువంటి మేఘాలు, వర్షించే మేఘాలు, అవర్షించే అంటే బరసతే जो है वो विशेषण। बरसते बादल कविता को एक बार हम देखेंगे। इससे पहले हम वर्षा के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और उसके बाद कविता की ओर आगे बढ़ेंगे। वर्षा सबकी प्रिय ऋतु है ना। किसको पसंद नहीं है वर्षा ऋतु? वर्षा ऋतु అంటే ఎవరికి ఇష్టం లేదు? వానంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు? गर्मी के मारे सभी जीव जंतु आखिर प्रकृति तक तरसते रहते हैं, है ना। ఎండలు వచ్చుంటాయి, వేసవి అయిన తర్వాత వర్షాకాలం, ఆ ఎండలకు మనం అంతా కూడా నీరసించిపోయి ఉంటాం। సరైనటువంటి ఆక్సిజన్ కూడా మనకు అందదు। प्राणवायु भी ठीक तरह से नहीं मिलता हमको। पेड़ सूखे जाते हैं, ఎండిపోయి ఉంటాయి చెట్లు కూడా। इसलिए हमको प्राणवायु नहीं मिलता है ना। सबकी प्रिय ऋतु वर्षा है। ऋतुओं का राजा तो वो अलग बात है, वो वसंत को हम ऋतुओं का राजा कहते हैं, लेकिन प्रिय ऋतु तो वर्षा ही है। वर्षा बच्चों के लिए भी प्रिय ऋतु है। पानी बरसते समय बच्चे वर्षा में जाकर खेलते हैं, कूदते हैं और कागज़ की नावें बनाकर गली की नदियों में वे बहाते रहते हैं, उनसे खेलते रहते हैं। बड़े लोग मना करने पर भी बच्चे बरसात के पानी में खेलते रहते हैं। పెద్దలు అరుతుంటారు, రే వానలేక పోతురా, వీధిలో ఎగరొద్దురా, తడవద్దురా, రే 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 బురద నీళ్ళు రవిరా అంటున్నా కూడా వినరు, అక్కడే ఆడుతుంటారు। పిల్లలకి చాలా ఇష్టం ఆనబడుతుంటాయి। అందరికీ ఇష్టమే, పిల్లలకే కాదు, జీవజంతువులకి, పశుపక్షులకి, ప్రాణులకన్నిటి కూడా ప్రాణ నీటి కోసం తప్పించిపోతుంటాయి ఇవన్నీ కూడా, పశుపక్షులు, చెట్లు అన్నీ కూడా, మొక్కలు, यहाँ तक कि గడ్డి పోచలు కూడా। కవి అదే చెప్తాడు మనకు పాఠంలో। वर्षा सबके प्रिय ऋतु है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते। पानी बादलों से मिलता है, इसलिए प्रिय ऋतु है। वर्षा के बिना, हमारे पानी के बिना प्राणी की कल्पना हम नहीं कर सकते। इस धरती निर्जीव हो जाती है।
భూమి అంతా నిర్జీవమైపోతుంది అసలు ప్రాణికి కల్పన नहीं कर सकते ప్రాణిని మనం ఊహించలేము నీళ్ళు లేకపోతే देखिए बरसते बादल कविता की ओर हम जाएंगे इधर देखिए कविता झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके ये दो पंक्तियां देखिए मेघ कैसे बरसते हैं मेघ कैसे बरसते हैं आवाज कैसी होती है मेघ पानी बरसते समय आवाज कैसी होती है झम 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 कवि ने दिया है मेघ झम झम बरसते हैं बादल झम झम बरसते हैं कब बरसते हैं सावन के इधर देखिए सावन शब्द देखिए सावन सावन का वो तत्सम रूप है श्रावण ये तत्व रूप है सावन तत्भव तत्सम इन दोनों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तत्सम माने जिस तरह संस्कृत में प्रयोग हुआ है शब्द उसी तरह हम अपनाते हैं तो वो तत्सम సంస్కృతంలో ఉన్న పదాన్ని యథాతథంగా అట్లే వాడుకుంటే అది తత్సం శబ్దం సంస్కృత పదాన్ని తీసుకుని మనం కొంచెం మార్పు చేసి దాన్ని పద రూపాంతరం చెందించి కొంచెం మార్పులతోటి మనం వాడుకుంటే అది तद्भव शब्द दान नुंची पुट्टिन भव का अर्थ है पुट्टिन जन्म उद्भव संस्कृत से बना हुआ ये सावन श्रावण ये सावन क्या है एक माह का नाम है मास का नाम है हम 12 मास है ना चैत ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्वीज मार्गशीर कार्तिक पुष्य माघ फाल्गुन इस तरह मास हैं 12 मास हैं उनमें श्रावण भी एक है मैं समझता हूँ 5वां महीना है तेलुगु का है ना श्रावण मास में पानी बरसता है श्रावण मास में पानी झमझम बरसते हैं पानी कब बरसता है श्रावण मास में बरसता है श्रावण मास में मेघ कैसे बरसते हैं झम झम बरसते हैं समझ में आ रहे और दूसरी पंक्ति देखिए छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके यदि पानी की बूंदे जो हैं पेड़ों पर पड़कर गिरती हैं तो आवाज़ कैसी होती है మామూలుగా వాన పడుతుంటే झम 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 అది చెట్ల మీద పడుతుంటే పడి కింద పడుతుంటాయి కదా అప్పుడు पेड़ों पर पानी की बूंदे पड़कर नीचे की ओर गिरती हैं तो आवाज़ कैसी होती है तब छम 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 आवाज़ में थोड़ी अंतर ध्यान दीजिए तरुओं से तरु का मतलब क्या है तरु का मतलब आप ध्यान दीजिए तरु इधर है तरु तरु का मतलब है पेड़ पेड़ एक वचन में भी तरु है और बहुवचन में भी तरु है पेड़ का भी पेड़ एक वचन वही है दो बहुवचन भी वही है समझे गिरती बूंदा बूंद बूंद बूंदे इधर भी आप ध्यान देनी है बूंद 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 एक वचन है बूंदे बहुवचन बूंद 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 माने एक बिंदी वो बिंदु ड्रॉप वाटर ड्रॉप वो बूंदे बहुवचन बिंदु कैसे गिरती हैं एला पड़ता है गिरना माने नीचे के ओर आना पेड़ों पर पड़कर बूंदे कैसे गिरती हैं भूमि पर छम 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 गिरती हैं समझ में श्रावण मास में मेघ झमझम बरसते हैं पेड़ों से बूंदे छम छम गिरती हैं समझ में और आगे देखिए चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के सपने जगते इधर ता भी होनी चाहिए थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के ये इन दोनों पंक्तियों को देखिए पानी बरसते समय आकाश में बिजली चमकती है मेरे को बिजली का अर्थ है फ्लैश मेरे को वो कैसी होती है छम 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 चमकती है बिजली कहाँ उर में घन के
घन का मतलब है बादल, मेघ। घन पर्यायवाची शब्दों पर ध्यान दीजिए। घन का अर्थ है बादल, मेघ। बादल, बादल भी बोलते हैं, घन भी बोलते हैं, मेघ भी बोलते हैं। बादल, मेघ, इस तरह हम पर्यायवाची शब्द लेते हैं। मेघों के उर माने हृदय। उर का मतलब है हृदय। उर माने हृदय। मध्यस्थ भाग। बादलों के हृदय में से बिजली चमचम चमकती है पानी बरसते समय। एक ऐसा माने दो बादल जो होते हैं वह टकराते हैं, एक दूसरे के टकराने से ही इस तरह की जो फ्लैश माने बिजली आती है। ये ध्यान दीजिए। इधर मेघों का चित्र भी है, आप ध्यान दीजिए मेघ कैसे घुमड़ घुमड़ कर आते हैं। वो काले बादल हैं, देखिए काले हैं। मैं बादल जो भी वो सभी काले हैं, वो बरसने वाले हैं, पानी बरसने वाले हैं। उस समय हमें बिजली भी हम देखते हैं। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। देखिए थम थम दिन के तम में, थम माने अंधकार, वो थम थम माने एक प्रकार का आभास। दिन में अंधकार फैल जाता है। వాన పడేటప్పుడు అన్ని మేఘాలన్నీ ఆకాశం చుట్టుకొస్తాయి। जब पानी बरसता है तो उस समय सारे बादल, काले बादल जो हैं घेर कर आते हैं। तो मन में लगता है सूरज डूब गया है, मैंने रात हो गई है, మనకు అనిపిస్తుంది రాత్రి అయిందేమో అని। అన్ని మేఘాలను చుట్టేసిన తర్వాత ఆకాశం అంతా సూరజ్ దికాయి नहीं देता है, సూర్యుడు మనకు కనిపించడు। అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మనకి? అంధకారం వ్యాపిస్తుంది। దిన్కే తమ మే సపనే జగతే మనకే। सपने, सपना एक वचन, सपने बहुवचन। सपना माने ड्रीम, कला। జగతే, జగతే माने అవేకనింగ్, మేల్కుంటాయి, అందరికీ కళలు వస్తాయి। మనకే మనసు అందరికీ ఉంది। కవి మనసు మనకే కాదు, ఇక్కడ అందరికీ కూడా, ప్రాణి పశుపక్షులు కూడా మనసును ఆపాదిస్తాడు ఇక్కడ। చెట్లు, జీవజంతువులన్నిటి కూడా, ప్రకృతికి కూడా, అందరికి కూడా కళలు వస్తాయి। చెట్లు ఏమనుకుంటాయి? వాన పడుతుంది బతుకుతాం అనుకుంటాయి। ఏ अपना सपना है। किसानों की सपना क्या है? ओ पानी बरस रहा है तो हम खेत जोतते हैं, फसल उगाते हैं। వాన పడుతుంది, మనం దున్నుకోవచ్చు, విత్తనాలు వేసుకోవచ్చు అనేటువంటి కలవాలి। ఇప్పుడు వరకు నీళ్లు సరిగ్గా లేవు మనకు తాగడానికి, వీటంటికి కూడా ఎండాకాలం వచ్చిన తర్వాత బోర్లు ఎండిపోయింటాయి ఇక్కడ, బోర్లకి నీళ్ళు వస్తాయి, తాగడానికి నీళ్ళు వస్తాయి, నదులకి నీళ్ళు వస్తాయి, చెరువులు, కుంటలు, వీటంటిలో కూడా నీళ్ళు వస్తాయి। यही हम कल्पना करते हैं, सपने देखते हैं। माने ये सपना जो है नींद के समय का सपना नहीं है, हम जागकर सपना देखते हैं। ये నిద్రపోతా మనం ఇక్కడ కలలు కనం, మేల్కొనే ఉండి మనం కలలు కంటుంటాం। ये तो कल्पना, हम भविष्य की जो कल्पना हम करते हैं, ఊహ మన ఊహ చేస్తాం। काले बादल चेहरों और घेर कर आते हैं। काले बादल जो है घेर कर आते हैं। बादलों के हृदय में बिजली चमचम चमकती है। दिन में अंधकार छा जाता है, सबके मन में सपने जगते हैं। हर एक के मन में सपने जगता है, हर एक की अपनी कल्पना होती है। और आगे देखिए, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती जनजन। दादुर, ये तो दादुर है, देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है ना, दादुर मेंढक। पानी बरसते समय इसकी अपनी अलग तरह की आवाज़ होती है। हम तेलुगु में बैक बैक बोलते हैं ना, तेलुगु हिंदी में देखिए टर टर, कवि ने लिखा है उसकी आवाज़ क्या है, दादुर की आवाज़ टर टर टर। दादुर टर टर करते हैं। जिल्ली, ये जिल्ली देखिए, झिंगुरू, झिंगुरू तेलुगु में जीरंगी కూడా बोलते हैं, जीरंगी అని అంటాం। कीचुराई, जीरंगी, झिंगुरू, जिल्ली, नाम जो भी हो, इसकी आवाज़ जो है वो
जन 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 माने आवाज़ लगातार वो देती रहती है జిల్లి. చెట్ల మీద కూర్చొని గీ అని వస్తుంటుంది. నేను చదివేటప్పుడు మా స్నేహితుడు ఒకడు ఈ జింగురుని అది జీరంగిని ఏం చేశాడంటే అగ్గిపెట్టెలో పెట్టుకుని క్లాసులోకి తెచ్చాడు. అది అరుస్తుంది గీ అంటుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మాకు అర్థం కాలేదు అందరికీ. సో మళ్ళీ తర్వాత కనుక్కున్నారు, భయం అరిచాడు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. देखिए ये జిల్లి जो है జన్ జన్ బజती है. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏ ప్రాణి ఏ విధంగా అరుస్తుంది. వాన పడేటప్పుడు అవి ఆనందంతో అరుస్తాయి, ఉత్సాహం, వాటిలో శక్తి వస్తుంది. दादुर टर टर करते हैं, मेंढक टर टर करते हैं, झिल्ली झिंगुर जन जन बजती है. वर्षा के होने पर दादुर टर टर आवाज़ करते हैं, झिंगुरु जन जन आवाज़ देते हैं, है ना. और अगले देखिए, आगे देखिए. म्याऊ म्याऊ रे मोर पीवू पीवू चातक के गन. म्याऊ म्याऊ रे मोर पीवू पीवू चातक गन. म्याऊ म्याऊ रे मोर, ये तो मोर है. मोर आप जानते हैं, तेलुगु में हम नेमली बोलते हैं. मोर मयूर, मोर मयूर, मयूर भी बोलते हैं. वो उसकी आवाज़ कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ म्याऊ. पानी बरसते समय मोर क्या करते हैं? अपना पंख बिछाकर विचित्र ढंग से वो नाचते हैं. कहीं देखा आपने? कहीं देखा? हम प्राणी संग्रहालय में देखते हैं, जू में देखते हैं. मोर को हम जू में देखते हैं. पानी बरसते समय मोर अपना पंख बिछाकर वो नाचता है और गीत भी गाता है. मोर म्याऊ म्याऊ रे मोर म्याऊ म्याऊ, पीवू पीवू चातक के गन. इधर देखिए और एक पक्षी गए, चातक पक्षी. चातक पक्षी एक निष्ठावान पक्षी है. वह नदी नालियों का पानी नहीं पीता है. पानी बरसते समय पानी की बूंदों को ही वो पीकर अपना प्यास बुझाता है. इस प्राणी की अपनी अलग विशेषता है. चातक पक्षी का अपना अलग विशेषता है, उसकी अलग विशेषता है. वो కింద పడుతుంది నీళ్ళు తాగు, నదిयों का तालाबों का पानी वह नहीं पीता है. అది తాగదు. దాన్ని వాన కోయిల అంటారు తెలుగులో. జహా పానీ బరస్తా హై వహా జాతా హై. పాతకాలంలో మనం ఈ వాన కోయిలను చూసి, అంటే ఈ చాతక పక్షిని చూసి వాన వస్తుందని చెప్పేవాళ్ళు మన వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాన వచ్చి ముందు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి, ప్రయాణం చేస్తుంటుంది. దూర దూర తీరాలన్నీ కూడా వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తుంది. हजारों मील की दूरी वह यात्रा करता है. जहाँ पानी भरता है वह चला जाता है. इस पक्षी को देखकर लोग बरसात आने की कल्पना करते हैं, अंदाज लेते हैं. मोर खुश होकर क्या करते हैं? म्याऊ म्याऊ कूकते हैं, आवाज़ देते हैं. चातक पक्षी क्या करता है? आवाज़ करते हैं, पीवू पीवू. दादुर टर टर करते हैं, जिल्ली जन जन बजते हैं, मोर म्याऊ म्याऊ करते हैं, पीवू पीवू चातक पक्षी. ये आवाज़ है. आगे देखिए. उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन. इधर देखिए और एक पक्षी है, इसकी क्या विशेषता देखिए. ये सोन बालक एक पक्षी का नाम है. सोन बालक एक पक्षी का नाम, आकाशीय पक्षी. वो हमेशा आकाश में उड़ता रहता है. उसको पानी बरसने के कारण उसका जो पंखा जो है भीग जाते हैं और वो क्रंदन करता है सुख से और पेड़ा से. इसके लिए पेड़ा है और सुख भी है. पेड़ा क्या है? पानी की वजह से उसकी पंखा जो है, पंखाएँ जो हैं वो భీగ్ గई. రెక్కలన్నీ కూడా తడిసిపోతాయి మనకి. అప్పటి వరకు అది ఎగురుతూ ఎండకి దాహంతో ఉంటుంది కాబట్టి చల్లబడుతుంది. आर्द सुख से क्रंदन करता है, माने आवाज़, एक प्रकार का आवाज़ वो सोन बालक
पक्षी देता है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। घुमड़ घुमड़ माने चारों ओर घेरते हैं मेघ गगन में। गगन का अर्थ आकाश, अंबर, गगन। इस पर भी आप ध्यान देना है। गगन, आकाश, अंबर, आकाश, अंबर, इस तरह आवाज़ सुनाई दे रही है ना। लिखने का जो जगह है वो यहाँ नहीं है, इसलिए आप सुनते लिखिए। मेघ, आकाश, मेघ, बादल, और एक शब्द आया मेघ के लिए, बादल। इसमें आपने देखा है, पहले ही आया है, आपको देखिए। कौन सा शब्द है वो? गिरती बूंदे तरुओं से, दिन के तम में सपने जगते मन के। कहाँ पर आया वो शब्द? बादल, मेघ। और देखिए आगे, देखिए वो गगन। गगन का अर्थ है आकाश, अंबर, अंतरिक्ष, जो भी हम लेते हैं। भरते गर्जन, गर्जन करते हैं। गर्जना, इसका मतलब है गर्जन श्रम तेलुगु में आवाज देना। चारों ओर मेघ घेर कर गरजते हैं। इसका विवरण भी मैंने दिया है, देखिए। सोन बालक आकाशीय जल पक्षी है, वो गीली खुशी से रोदन करते हैं। गगन में मेघ क्या करते हैं? घुमड़ घुमड़ कर गरजते हैं। ये है आज का आपको मैंने जो कुछ बताया, उस पर ध्यान दीजिए। हम अगले कक्षा में देखेंगे।